हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज है डे 2 हमारे राइटिंग प्रैक्टिस सेशन का, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेट अपने डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस का, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन का, स्टेटमेंट क्वेश्चंस का, डिस्कस क्वेश्चंस का, ठीक है। ये सारी किसके पार्ट हैं? डायरेक्ट क्वेश्चंस की, ठीक है। उसी में इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। साथ में हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे उनका भी फॉर्मेट हम आज ही सारा का सारा डिस्कस करके ख़त्म कर देंगे और कल करेंगे हम अपने इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे फॉर्मेट डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई भी डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, ठीक है, पेपर में, आप प्रोविज़न की हेडिंग डाल दोगे बस। अगर आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से कोई क्वेश्चन आता है तो प्रोविज़न की हेडिंग आपकी नहीं डलेगी। बाकी आपका 6 यूनिट में से किसी से भी क्वेश्चन आए, आप प्रोविज़न की हेडिंग डाल के लिखोगे अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ डैश एक्ट, ठीक है। और पॉइंटर्स में अपने आंसर लिखने की कोशिश करना डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन में। जैसे अगर आपको पूछ लिया व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट और इट्स टाइप, ठीक है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में 2 चीज़ें पता है तो उनको पॉइंटर्स में कर दो, ठीक है। जितना आप एग्जामिनर के लिए आसान करोगे ना काम, उतना एग्जामिनर आपको अच्छे से नंबर देगा, ठीक है। फिर आपके आते हैं टाइप्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी आप अपने फॉर्मेट में बढ़िया करके पॉइंटर्स के साथ लिख देना, ठीक है। और मेन क्या होता है, जब आप मेन हेडिंग डालोगे ना, जैसे प्रोविज़न वगैरह की, उसको बॉक्स में ले जाया करो, ठीक है। और अगर आपको हेडिंग देनी हो कोई तो उसको अंडरलाइन कर दो और आपको अपने कीवर्ड्स भी अच्छे से उसमें हाईलाइट करने हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक फॉर्मेट मैंने थोड़ा सा बनाया है, जैसे यही वाला क्वेश्चन है हमारा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोविज़न लिखा, फिर अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ डैश एक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखी, टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको ऐसे बताना 1 2 3 4 करके पहले बताना है कि कौन कौन से, तो वो लिख दो, उसके बाद एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। मेंशन करने को बोले तो मेंशन इतना ही होगा, एक्सप्लेन करने को बोले ब्रीफ में तो उसके बाद आप आगे ब्रीफ में एक्सप्लेन भी कर दोगे, ठीक है। तो ये ऐसे हमारे होते हैं डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिफरेंस बिटवीन वाले, ठीक है। अब जब आपके पास डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो आपको हमेशा अपना जितना भी फॉर्मेट होगा वो टेबल में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले आप बेसिस ऑफ डिफरेंस के थ्रू, ठीक है, बताओगे कि मेरे को इस चीज़ में इस चीज़ का डिफरेंस करना है, ठीक है, इस बेसिस पे मेरे को डिफरेंस करना है। जो भी आपकी हेडिंग होगी 1 2 3 भी हो सकती है, ठीक है, इतना बड़ा तो 4 तक तो नहीं जाता, 1 2 3 तक ही रहता है, ठीक है। तो आपने देखना है सबसे पहले हेडिंग 1, उसके बाद हेडिंग 2, ठीक है, उसके बाद आपने हेडिंग 3 हुई तो 2 नहीं है तो छोड़ो, ठीक है। उसके बाद आपने बराबर एक लाइन चल रही है उसके सामने 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 लिखना है, ठीक है। इतना तो पता ही है डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, ओके। उसके बाद आपके पास आते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। इनका ध्यान से सुनना। आपके पास जब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको एक स्टेटमेंट दे रखी होगी। सबसे पहले आपने उसको, जब आप पढ़ोगे ना स्टेटमेंट को, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ठीक है। सही है, सबसे पहले लिखो या द स्टेटमेंट इज़ ट्रू या फॉल्स, ठीक है। उसके बाद आप उस स्टेटमेंट पे थोड़ा सा डिस्कस करो स्टेटमेंट को, कि आपको जो जो पता है ना उसके बारे में आपने वो लिख देना है, ओके। और उसके बाद आपसे जो भी पूछा होगा, सिग्निफिकेंस पूछी होगी, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स पूछे होंगे उस स्टेटमेंट में, एक्सेप्शंस पूछे होंगे, जो भी पूछे होंगे, ठीक है, आप वो पॉइंटर्स में लिख कर आ जाओगे, ठीक है। और ये मैंने कल भी बताया था कि आंसर जो है आप ऐसे बीच में लिखोगे, ठीक है जी। तो क्या करोगे आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, सबसे पहले देखोगे ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा डिस्कस करोगे स्टेटमेंट को, और आफ्टर दैट आपने क्या करना है, सेम फॉर्म में डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन लगा के जो भी आपसे पूछा होगा वो आपने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले, ठीक है। आपको एक कोई भी केस सिनेरियो दे देंगे डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ लेंगे कि वो किस तरह से होगा, फिर आपको उसका कंक्लूजन देना पड़ेगा पर वहाँ पे, ठीक है, वो डिस्कस करने वाले क्वेश्चन में, ओके। तो आप क्या करोगे, अपने पॉइंटर से स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। देखो, ट्राई करना कि आप मेन चीज़ें जो है ना, ऐसे एकदम बड़े पैराग्राफ में ना लिख दो, इतना बड़ा पैराग्राफ ही लिख दिया, ठीक है। 3 3 4 4 लाइनों को छोड़ के फिर पॉइंटर्स में लेके जाओ। जितनी आपको बातें पता है उनको पॉइंटर्स में लिखने का ट्राई करो, ठीक है। उनको सिंप्लीफाई कर दो एकदम, कि वो बढ़िया लगे एकदम, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करने वाले में आप एग्जांपल्स भी दे सकते हो, ठीक है। पहले पॉइंटर्स बता दे कि ऐसा ऐसा है, फिर उसके बाद एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है। फिर आप कंक्लूजन भी पॉइंटर में दे सकते हो, और अगर आप चाहो कि आपको वो वाली स्टेटमेंट समराइज़ करनी है जो डिस्कस करने के लिए दी गई थी, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। आप पर डिपेंड करता है कि आपको डिस्कस वाला क्वेश्चन किस तरह से करना है। बट मेन जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंटर में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल दे देंगे कोई सा, और उसके बाद हमने क्या करना है, अच्छे से बढ़िया करके कंक्लूड कर देना है पॉइंटर्स में। और याद रखें
कीवर्ड्स अच्छे से हाईलाइट करने हैं। अब मैडम जी कीवर्ड्स क्या होते हैं, सुनो। देखो, आप जब एक लाइन लिखते हो ना तो उसमें एक फोकसिंग चीज़ होती है, ठीक है। अभी मैंने पेन पकड़ा है जैसे, है ना, तो मैंने क्या पकड़ा है, पेन पकड़ा है। मैं पेन को क्या कर रही हूँ, पकड़ रही हूँ। तो ये दो चीज़ें क्या है, अभी यहाँ पे क्या है, मेन चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन में अगर पूछा हुआ है पकड़ने पे, तो मैं क्या लिखूँगी, मेरे लिए पेन कीवर्ड हो जाएगा। बट अगर पेन के बारे में पूछा तो मेरे लिए पकड़ना कीवर्ड हो। समझ रहे हो, मेरी बात समझने की कोशिश करना। अब जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, ठीक है। तो मेरे को वो कैंसिल, अब मैं कैंसिल की जगह क्या लिखूँगी, लॉ का कोई वर्ड क्या लिख सकती हूँ मैं, रेपुडिएट, रिसाइंड, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे कीवर्ड्स, ठीक है। जो भी लॉफुल वर्ड आपका एकदम से फोकस अट्रैक्ट करता है ना, ठीक है, कि भाई ये हो रहा है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, हाईलाइट कर देना है, अंडरलाइन करना है आपने सब हेडिंग्स, मैंने ये बता दिया, पुट करना है आपने मेन हेडिंग्स को बॉक्स में, और आंसर नंबर आपने सही से लिखना है। ये हमने कल वाले सेशन में ही डिस्कस कर लिया था, ओके। तो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। आपके 4 तरह के आए थे डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन में। आप क्या करोगे, प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ डैश एक्ट, उसके बाद पॉइंटर्स में जैसे भी आपने करना होगा आप करोगे। डिफरेंस बिटवीन वाले आपका टैबुलर फॉर्म में, स्टेटमेंट वाले में आप पहले बताओगे स्टेटमेंट सही है गलत है, उसको डिस्कस करोगे। फिर डायरेक्ट थ्योरी का हमारा जैसे चलता है उसी तरह से चलेगा, ठीक है। और उसके बाद डिस्कस करने वाला भी मैंने आपको समझा दिया कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट आपके पास आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा, आपके पास या तो 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ओके, या फिर आपसे 4 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेगा। जो आपका क्वेश्चन होगा 2 से 3 मार्क्स का, ओके, उसमें आप डायरेक्ट प्रोविज़न लिख सकते हो और उसका कंक्लूज़न फ्रेम कर सकते हो। बट वहीं अगर आपका 4 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप प्रॉपर प्रोविज़न लिखोगे, प्रॉपर अपना फॉर्मेट, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन करके, ठीक है। रेफरेंस केस कोई आता है आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है जी। तो अब देखो 2-3 मार्क्स का अगर आपके पास आ गया, ठीक है, वैसे तो आपका ऐसे है कि आप प्रोविज़न लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, और कंक्लूजन फ्रेम कर सकते हो। बट अगर फिर भी आपके पास बहुत सारा टाइम बचा है, ठीक है, और अगर आपको बिल्कुल अच्छे से करना है कि आपको वो 2-3 मार्क्स भी पूरे ही चाहिए, उसमें भी आपको आधा नंबर नहीं कटना चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्रॉपर अपना फॉर्मेट ले जाओ जैसे हमारा प्रॉपर क्वेश्चंस का होता है, ठीक है। सबसे पहले एक्ट एप्लीकेबल, कौन सा एक्ट लग रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रोविजंस में आप लिख दोगे अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ डैश एक्ट। डैश एक्ट की जगह यहाँ पे एक्ट एप्लीकेबल कर देना, ठीक है, क्योंकि आपने देखो इसमें से एक जैसे अगर आप एक्ट एप्लीकेबल लिख रहे हो तो नीचे क्या लिखते हैं, प्रोविजंस ऑफ एप्लीकेबल एक्ट, ठीक है। और अगर आप एक्ट एप्लीकेबल नहीं लिख रहे हो तो यहाँ पे प्रोविजन में आप एक्ट का नाम लिख दोगे, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपको कोई रेफरेंस केस पता है उस 2-3 मार्क्स वाले में वो लिख दोगे, फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दोगे, ठीक है जी। और फिर आपका आ जाएगा कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में आप क्या कर सकते हो, अपना कंक्लूज़न और फैक्ट टुगेदर लिख सकते हो। अगर आपको जैसे फैक्ट्स ऑफ द केस अलग नहीं लिखना और रेफरेंस केस, तो इसमें लिख देना कंक्लूज़न में। बट अगर आपको प्रॉपर लिखना है तो आप ऐसे लिख देना, ठीक है। बट मेनली देखना कि आपको क्या करना है, 2-3 मार्क्स वाले में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, उसको डायरेक्ट प्रोविज़न और कंक्लूज़न के साथ अपना एंड कर दो। वहीं अगर आपका क्वेश्चन 4 to 7 मार्क्स का आ रहा है तो अपना फॉर्मेट पूरा लेकर चलोगे आप, दैट इज़ सबसे पहले एक्ट एप्लीकेबल लिखो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट एक्ट या फिर एप्लीकेबल एक्ट, ठीक है जी। ऐसे ही लिख देना, एक्ट एप्लीकेबल अपना लिख दिया, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से समझो क्वेश्चन, तो वहाँ से लिख दिया, ठीक है। प्रोविज़न लिख दी, प्रोविज़न के नीचे वाली लाइन में या फिर प्रोविज़न के सामने अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ एप्लीकेबल एक्ट, ठीक है, या रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट एक्ट, जो भी है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो अगर आपको अपने क्वेश्चन में, ठीक है, कोई मेन कीवर्ड दिख रहा है जिसकी डेफिनेशन है, जैसे वारंटी हो गई, कंडीशन हो गया, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आपने उसकी डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रेक करना है क्वेश्चन को पार्ट्स में कि क्या क्या प्रोविज़न लग रहे हैं। फिर आप पढ़ोगे लास्ट लाइन कि इस लास्ट लाइन के अकॉर्डिंग मेरे को कौन सी प्रोविज़न लगानी है, ठीक है, ये लग रही हैं, अब मेरे को आंसर में कौन सी चाहिए वो आप लिख दोगे, ओके। देन आपका आ जाएगा, अगर आपको कोई रेफरेंस केस लॉ पता है, ठीक है, जो बुक का याद रह गया है, एग्जाम्पल्स नहीं, रेफरेंस केस लॉ, मेनली कंपनीज एक्ट के आप याद रख सकते हो, ठीक है। पेपर में सबसे ज़्यादा लाइक वेटेज, छोटा होते साथ में वेटेज वो ही कैरी कर रहा है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रही, देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ा है, उसकी वेटेज ज़्यादा है, बट कंपनीज एक्ट छोटा है और उसकी वेटेज ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो क्वांटिटी वाइज हमारा कंपनीज एक्ट के केस लॉ याद कर रहे हो तो वहाँ पे अच्छा भला स्कोर हो सकता है उसमें, ठीक है, तो आप वो कर लेना। उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस आपके पॉइंटर्स में, कंक्लूज़न आपके पॉइंटर्स में, ठीक है, आंसर दे सकते हो ऐसे करके। अब नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपका क्वेश्चन पार्ट्स में आ गया तो
तो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं वो भी। तो ये देखिए, अगर आपका क्वेश्चन जो है वो केसेस में आ जाता है, ठीक है, 2 केसेस आ रहे हैं हमारे पास, तो वो आपसे एक्ट में अलग अलग के तो क्वेश्चन पूछ नहीं लेगा, ठीक है। तो एक्ट एप्लीकेबल में जो भी एक्ट लग रहा होगा आपका वो लिखोगे। प्रोविज़न जैसे मैंने बताया अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ एक्ट एप्लीकेबल। केस 1 आपने पॉइंटर में पहले केस 1 के लिख देना है, फिर उसके बाद केस 2 लिखना है, फिर उसके लिख देना है। केस 3 भी हो सकता है, ठीक है। 3 केसेस दिए हैं, उनके अलग अलग आंसर देने हैं, है ना। फिर फैक्ट्स केस 1 के, केस 2 के, ठीक है, और कंक्लूजन भी केस 1 केस 2 का, ऐसे करके लिखना है। तो इस तरह से हमारा फॉर्मेट रहता है, ठीक है। जब आपके डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस होंगे तो आपका फॉर्मेट जो है वो प्रोविज़न से स्टार्ट होगा। सिर्फ IRF में आप प्रोविज़न्स नहीं लिखोगे, और बाकी आपको मैंने वो 4 बताए थे, ठीक है। और ये हमारे आगे 2-3 मार्क्स वाले में आप डायरेक्ट प्रोविज़न कंक्लूजन लिख सकते हो, और जो आपसे 4 to 7 मार्क्स वाले हैं उसमें आप अपना पूरा फॉर्मेट लिखोगे, और जो पार्ट्स वाले क्वेश्चन है उसमें आपका ऐसे चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि प्रोविज़न्स कैसे फ्रेम करनी है। तो ये हमारे कवर हो गए केस बेस्ड क्वेश्चंस के फॉर्मेट। अब देखो, हमने प्रोविजंस फ्रेम करनी है, तो सबसे पहले आपको पता है प्रोविज़न जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो इससे ही लाइन से स्टार्ट होगी कि अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ डैश एक्ट। जो भी एक्ट होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो भी एक्ट होगा, ठीक है। अब ये तो लिख दिया, अरे भाई क्वेश्चन पढ़ा और कंक्लूजन भी बन गया, बट प्रोविज़न नहीं बना। अब क्या करना है उस केस में, ठीक है। देखो, आप जब कंक्लूजन फ्रेम करते हो ना, तो वो आप ऐसे ही फ्रेम नहीं करते हो। आपके दिमाग में कुछ तो आया होगा ना कि हाँ कुछ तो हुआ है, मतलब कुछ तो मेरे को पता है कि उसकी वजह से क्या हुआ, ये चीज़ हुई, कैंसिल होगा कॉन्ट्रैक्ट, या फिर वो क्लेम कर सकता है डैमेजेस को, या फिर वो इंटरेस्ट के लिए जो भी है स्यू करेगा, जो भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपने कुछ तो सोचा होगा, आपको रेमेडीज़ पता होंगे, आपको कुछ ना कुछ पता होगा कि हाँ ये होता है तो ये होता है, उस प्रोविज़न में ऐसा लिखा था। बट आप लोग क्या करते हो, कंक्लूजन आता है प्रोविज़न मेरे से बननी थी, छोड़ो, मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, छोड़ो। छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है। आपने प्रोविज़न्स अपने वर्ड में टेक्निकल जो है वर्ड्स यूज़ करके लिखनी है, ठीक है, दैट इज़ कीवर्ड्स। अगर आप कीवर्ड्स के साथ फ्रेम करोगे ना आंसर, आपका आंसर सही होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रोविज़न तो ये लगनी है, कुछ इसी तरह की प्रोविज़न थी, उसकी वजह से क्या है। अब देखो, आपको 3-4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, वहाँ पे कोई डायरेक्ट प्रोविज़न थोड़े लेंगे, जैसे सितंबर में हुआ है ना। वहाँ पे आप अपने वर्ड्स में कीवर्ड्स का यूज़ करके, ठीक है, साथ में अगर आप लिखोगे ना कि हाँ, पहले तो ब्रेक डाउन कर देना ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, है ना। पता चल रहा है कि हाँ बच्चे को आता है, उसको पता है कि इसकी वजह से ये कंक्लूज़न निकला है। और अगर उसमें आपको 3 में से 2 नंबर भी मिल जाए, 1.5 भी मिल जाए, क्या वो बुरा है? नहीं है। आपको, आई नो आपको प्रॉपर नहीं आता है, वो आपको भूल चुके हो आप प्रॉपर लाइंस, बट डेफिनेशन में प्रॉपर वर्ड्स चाहिए होते हैं। डेफिनेशन आपको एकदम रटी होनी चाहिए, ना कि प्रोविज़न्स, ठीक है, रिमेंबर दैट। अब आप करोगे क्या, अगर आपको प्रोविज़न बनानी है, सबसे पहले तो आप अपना क्वेश्चन ब्रेक डाउन करोगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन को मैं तोड़ूंगी। अगर क्वेश्चन में 5 लाइनें हैं, एक लाइन में तो यही लिखा होगा उसने सेल की कि परचेज़ की कि क्या किया, ठीक है। दूसरी लाइन में आपको बताएगा कि हाँ उसने ये किया। तीसरी लाइन में वो उसको और घुमा देगा। चौथी में फिर वो आपसे पूछ लेगा कि हाँ जी अब आप बताओ कि हम क्या वो क्लेम कर सकता है, नहीं कर सकता है, डिस्कस करो, एनालाइज करो सिचुएशन, जो भी पूछ लिया उसने, ठीक है। कंक्लूजन तो आपका बन गया जी। अब कंक्लूजन किस बेसिस पे बना, उस चीज़ को आप पॉइंटर्स में लिखोगे कि हाँ जी ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, है ना। कुछ ऐसे, इसमें कुछ भी ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप एकदम से ऐसे स्ट्राइक ही नहीं करता आपके दिमाग में क्या है क्या नहीं है। एग्ज़ाम प्रेशर होता है वो, ठीक है, और एग्ज़ाम प्रेशर से निपटना है तो पहले तो पूरा पढ़ के जाओ। अगर 100% पढ़ा होगा तो आपको क्या होगा दिमाग में, हाँ कि मेरे से, अगर मेरे से 20% नहीं बन रहा, 80% तो बन रहा है ना, उसको तो करूँ मैं। अब देखो, अगर आपको कहीं पे ना, अगर देखो अब नहीं आता, तो आपको अगर कहीं पर भी ये दिख रहा है ना कि कोई ऐसे मेन कीवर्ड ऑफर का पूछ रखा है ना, एग्रीमेंट का पूछ रखा है, कॉन्ट्रैक्ट का पूछ रखा है, आपने उसकी डेफिनेशन लिखा नहीं पहले तो। सबसे पहले अगर क्वेश्चन बड़ा ही आ गया और आपको नहीं बन रहा है आपसे, तब भी उसमें कुछ ना कुछ लिख के आने, 2 नंबर तो वहाँ से उठाओ। 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया केस लॉ में, 2 नंबर भी नहीं उठा सकते हो, डेफिनेशन लिख दो भाई, डेफिनेशन तो याद कर सकते हो, राइट। डेफिनेशन लिख दो। उसके बाद ऐसा तो नहीं आपको बिल्कुल प्रोविज़न बनाना नहीं आएंगी, पर वो आपको बनानी पड़ेगी। मैं नहीं आऊँगी वहाँ बताने कि इसको ब्रेक करो और इसको ऐसे करो, आपको खुद ब्रेक करना पड़ेगा, आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, अपने मन से, मतलब कैसे, बुक की ही वर्डिंग होनी चाहिए वो, ठीक है। बट आई नो प्रॉपर बुक की वर्डिंग नहीं जाएगी, बट बुक में ऐसा लिखा होगा कि हाँ जी अगर ऐसा होता है तो ये होता है, और वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ब्रेक करके
पॉइंटर्स में उसको आप लिख दोगे, ठीक है, और अपने आंसर्स में कीवर्ड्स का यूज़ करोगे। अब कीवर्ड्स का यूज़ देखो, अगर आपने ऐसा लिखना हो, सोचो आपका एक पॉइंटर ये है कि ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ओके, तो यहाँ पर आप कैंसिल वर्ड यूज़ नहीं करोगे, आप कीवर्ड यूज़ करोगे, दैट इज़ ही कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, ताकि आपका आंसर प्रोफेशनल लगे, ऐसा लगे कि हाँ बच्चे ने पढ़ा हुआ है। 2 नंबर तो मिले कम से कम, 3 में से 1.5 भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, हमारे को तो चाहिए, ठीक है जी। अपना हर क्वेश्चन या तो नए पेज से स्टार्ट करना है आप लोग को, या फिर आपने हर क्वेश्चन में जैसे पार्ट्स तो आपने नए पेज से स्टार्ट करना है, सब पार्ट आप चाहो तो लाइन खींच दो हर क्वेश्चन के नीचे, है ना, जैसे आपका क्वेश्चन खत्म हुआ एक लाइन खींच दो 2 लाइनों के बाद, ठीक है, और उसके बाद 2 लाइनों के बाद शुरू कर दो, ताकि एग्जामिनर को भी मार्किंग के लिए वो ठीक लगे, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिखना है ताकि वो वर्ड पढ़ सके, थोड़ा खुला 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 खुला, ऐसे नहीं है साथ साथ में घुसेड़ा हुआ है बीच में सब कुछ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था हमारे वीडियो में। मैं फिर से समराइज़ कर देती हूँ एक बार कि प्रोविजंस आपने कैसे लिखनी है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करोगे, ठीक है, ब्रेक कर दिया आपने, उसके बाद आपने देखना कि क्या क्या प्रोविज़न लग सकती है, ये लग सकती है, क्या मैं डेफिनेशन लिख सकता हूँ, क्या क्या रेमेडीज़ हैं, लिख दो जो आता है। 7 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन में तो जो आता है लिख दो, बस लिखना है, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड्स तो लगाने, अगर कीवर्ड्स नहीं लगाए फिर मत एक्सपेक्ट करना कि एग्जामिनर इज़ गोइंग टू गिव यू द मार्क्स, है ना। सो यहाँ पर और कीवर्ड्स भी कैसे यूज़ करने हैं, फिर बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल आंसर्स जैसे होते हैं हमारे। कैंसिल, अब ऐसे कैंसिल प्रॉपर लिखो, कैंसिल लॉ की भाषा में कैंसिल नहीं कहते हैं, रिज़ाइन कहते हैं, रेपुडिएट कहते हैं। कैंसिल लिखोगे कौन लगे देने, नंबर कोई नहीं देगा, है ना, क्योंकि उनके पास तो वहाँ पे होती है आंसर शीट्स, है ना, रेफरेंस के लिए उन्होंने रखी होती है कि इस तरह से हमारे पास ये आंसर है तो बच्चे का आंसर भी ये होना चाहिए। तो उस तरह से आप लिख तो सकते हो ना। चाहे आपको अगर 4 में से 2 नंबर में मिल जाए तो वो बुरे नहीं होते, अगर इसको लिख के मिल जाए, और मिल जाते हैं, इतना बुरा कोई एग्जामिनर नहीं होगा। एक ही मिल जाएगा, छोड़ो एक ही मिल जाएगा, एक कम है, 39 नंबर भी होंगे तो 40 हो जाएंगे, क्या वो कम है? नहीं है। और सेकेंड थिंग, पेपर मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आओगे तो जाकर आपके कहीं 40 से 50 के बीच में नंबर आएंगे, ठीक है, ओके, दैट इज़ फॉर एवरेज स्टूडेंट। और मैक्सिमम क्या होता है, लॉ को सब ऐसे हल्के हल्के में लेके जाते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। अब मैंने इस सीरीज़ के जो भी जितने भी दिन मैंने सीरीज़ ली, बीच में मैंने छोड़ा भी, तब भी मैंने आपको राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिए, है ना। जिन बच्चों ने करा अच्छी बात है, उन्होंने मेरे को भेजा, आई चेक द आंसर्स, एंड उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव भी किया, जैसे जैसे मैंने कहा उन्होंने किया, ठीक है। जिन्होंने इसका फ़ायदा लिया अब उनको बेनिफिट रहेगा। तो यही था, मेरे को तो कोई उसमें कोई कर रहा है नहीं कर रहा है मेरे को कोई मतलब नहीं है, बट जो कर रहे थे आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने किया। आई एम होपिंग आप लोग को जो भी दिक्कत होगी मैं आपको उस सब का जवाब दे सकूँ। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।